दोस्तों, आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे अनाथ लड़के की है जिसके पास एक अजीब लेकिन अद्भुत ताकत थी। एक ऐसी शक्ति जिससे वो किसी भी इंसान की मौत का समय और तरीका पहले से जान सकता था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये रहस्यमयी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दर्दनाक घटना से। एक भयानक प्लेन क्रैश जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन उसी मलबे के बीच एक छोटा बच्चा शनिचिरो किसी चमत्कार की तरह जिंदा बचा होता है। वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा है जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसे किसी लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए पुकार रही थी, पर शनिचिरो बहुत छोटा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इसी बीच प्लेन का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और सीन अचानक कुछ साल आगे बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि शनिचिरो बड़ा हो चुका है। वो एक कार गैराज में काम करता है जिसका मालिक तेत्सुआ उसे अपने बेटे की तरह मानता है। शनिचिरो को भी तेत्सुआ में अपने पिता की झलक महसूस होती है। तेत्सुआ जल्द ही एक नया गैराज खोलने की सोच रहा है और चाहता है कि शनिचिरो वहां मैनेजर बने। पर शनिचिरो ये ऑफर मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस पद के लायक नहीं है। फिर भी तेत्सुआ उसे सोचने का वक्त देता है। तेत्सुआ की बेटी मिसुको भी शनिचिरो को समझाती है कि उसे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन गैराज का एक और कर्मचारी कानेडा शनिचिरो से बेहद जलता था। उसे ये बात हमेशा खटकती थी कि तेत्सुआ हर काम में शनिचिरो को प्राथमिकता देता है, इसलिए वो अक्सर गुस्से में आकर उसे परेशान करता रहता था। आज भी उसने उसे धक्का दे दिया जिससे शनिचिरो का मोबाइल टूट गया। काम खत्म होने के बाद शनिचिरो फोन ठीक कराने के लिए एक दुकान पर जाता है। वहां एक लड़की आओई उससे मुस्कुराकर बात करती है। आओई बताती है कि फोन बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो उसे ठीक कर देती है। रात में शनिचिरो उसी फोन को देखता है और आओई को याद करता है। अगले दिन मेट्रो में सफर करते समय उसके सामने खड़े एक आदमी के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और यही पता चलता है कि प्लेन क्रैश वाली जगह से ही शनिचिरो को ये शक्ति मिली थी, लोगों की मौत का भविष्य देखने की शक्ति। उसे समझ आ जाता है कि वो आदमी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, पर वो कुछ कर नहीं सकता और अपने काम पर चला जाता है। उसी दिन मिसुको फिर उसे मैनेजर बनने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शनिचिरो कोई जवाब नहीं देता। रात को वो उसी मोबाइल शॉप के सामने से गुजरता है और उसकी निगाहें फिर से आओई को ढूंढती हैं। तभी एक अजनबी उससे टकराता है और शनिचिरो जिज्ञासा में उसका पीछा करता है। कुछ दूर जाकर अचानक एक कार उस आदमी को टक्कर मार देती है और वो मर जाता है। शनिचिरो अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो उसकी मौत को पहले ही देख चुका था। अगले दिन वो मिसुको से पूछता है, अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति हो कि तुम लोगों की मौत पहले से जान सको तो तुम क्या करोगी? मिसुको जवाब देती है, ये शक्ति नहीं, श्राप है। मुझे ऐसी शक्ति कभी नहीं चाहिए। बात करते करते उसका फोन फिर खराब हो जाता है और वो दोबारा आओई के पास जाता है। लेकिन इस बार जब वो आओई को देखता है तो उसके हाथ धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि आओई की जान खतरे में है और उसे बचाने का फैसला करता है। वो आओई को कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। मुलाकात के दौरान वो खुश हो जाता है जब देखता है कि आओई के हाथ ठीक हो गए हैं। जब आओई पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया, तो शनिचिरो सच बताने की कोशिश करता है कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। लेकिन आओई शायद यकीन ना करे, ये सोचकर वो माफी मांगकर चला जाता है। बाहर निकलते ही उसे सीने में तेज दर्द महसूस होता है। वो किसी तरह खुद को संभालकर घर पहुंचता है। अगले दिन आत्मविश्वास के साथ तेत्सुआ से कहता है कि अब वो मैनेजर की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। रात को जब वो गैराज में काम कर रहा होता है तभी आओई वहां आ जाती है। वो बताती है कि बीती रात उसके स्टोर के पास एक फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और अगर वो उसी रास्ते से घर गई होती तो वो भी मर सकती थी। यानी शनिचिरो ने उसे सच में बचा लिया था। अब आओई को उस पर भरोसा हो जाता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। लेकिन कहानी मोड़ लेती है जब कानेडा तेत्सुआ से झगड़कर गैराज छोड़ देता है। गुस्से में तेत्सुआ उसे निकाल देता है, पर तभी शनिचिरो देखता है कि तेत्सुआ के हाथ भी गायब हो रहे हैं, मतलब उसकी मौत करीब है। शनिचिरो उसे बचाने का फैसला करता है। रात को दोनों साथ डिनर के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में अंधेरे से कानेडा लोहे की रॉड लेकर तेत्सुआ पर हमला करता है।
शनिचिरो बीच में आकर तेत्सुआ को बचा लेता है, पर खुद को दिल का दौरा पड़ जाता है। उधर कानेडा अपनी गलती मानकर वापस काम मांगने आता है। तेत्सुआ उसे माफ कर देता है। सब कुछ ठीक लगने लगता है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन शनिचिरो को पता चलता है कि बच्चों से भरी एक स्कूल ट्रेन जल्द ही एक्सीडेंट का शिकार होने वाली है। वो कोशिश करता है कि स्कूल ट्रिप कैंसिल हो जाए, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं मानता। उसे ये भी एहसास होता है कि आओई भी उसी ट्रेन से सफर करने वाली है। वो घबरा जाता है और आओई को अपने साथ घूमने जाने के लिए कहता है ताकि वो उस ट्रेन में ना बैठे, लेकिन किस्मत फिर करवट लेती है। आओई अचानक स्टोर जाने का बहाना बनाकर ट्रेन में सवार हो जाती है। शनिचिरो पुलिस से बचते हुए स्टेशन की तरफ भागता है और देखता है कि ट्रेन चल पड़ी है और पूरी ताकत से ट्रेन के सामने स्मोक कैंडल जलाकर खड़ा हो जाता है। आओई उसे देखती है और ड्राइवर को ट्रेन रोकने का इशारा करती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, पीछे से भारी मलबा गिरता है जो पूरी ट्रेन को कुचल सकता था। शनिचिरो ने सबकी जान बचा ली थी, लेकिन अपनी जान गंवा दी। आओई दौड़ कर आती है, उसे मृत देख फूट फूट कर रोने लगती है। बाद में हमें पता चलता है कि वही आओई वही लड़की थी जिसने सालों पहले प्लेन क्रैश में मदद के लिए पुकारा था, और तभी से वो शनिचिरो को ढूंढ रही थी। उसके पास भी वही फॉर्च्यूनाई शक्ति थी। आखिर में आओई शनिचिरो का लिखा हुआ खत पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, अगर मैं नहीं रहूं तो भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो उसकी दी हुई अंगूठी पहनती है और उसकी यादों में खो जाती है, और यहीं ये दर्द भरी लेकिन खूबसूरत कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फिल्म एडिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।